नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के चैप्टर की बात करेंगे, पेपर की बात करेंगे, सोशल स्टडीज प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी एग्जाम की बात करेंगे, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए? चलिए, जिसमें पेडागोजी के भी आपके प्रश्न रहेंगे, जैसे 120 क्वेश्चन का यहाँ पे 120 प्रश्न पक्का करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ दोस्तों 7 PM में आपको लाइव क्लास मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए, शिक्षक भर्ती अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न के साथ, जो पेडागोजी का प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, श्रव्यदस्य, कार्य निर्धारण या वाद विवाद की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो है सहायक साधन कौन सा हो जाता है? तो वह हो जाता है दोस्तों सामाजिक विज्ञान में श्रव्य और दृश्य, दिखाई देना और सुनाई देना, क्योंकि इसकी सहायता से ही शिक्षण कार्य करने से अभ्यर्थी उसे आसानी से समझ लेता है और उसे क्या है, लंबे समय तक वह याद भी रख पाता है। दूसरा कि शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य क्या होता है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम या कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री। तो शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य क्या होता है? पाठचर्या का तात्पर्य होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम से होता है। विद्यालय की समस्त पूरी जो गतिविधियां होती हैं इसी में शामिल होती हैं। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र या नेपियर पट्टी की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। क्या प्रयुक्त नहीं होता है? सभी बताइए। चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र ये तीनों प्रयुक्त होते हैं, लेकिन नेपियर पट्टी यह प्रयोग आपके सामाजिक विज्ञान में TLM में नहीं होता है। इसके साथ अगला जो प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? क्या वह टुंड्रा प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है या पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना। निम्न में से किस जलवायु में प्रदेश एस्किमो पाए जाते हैं? तो वह जलवायु प्रजाति टुंड्रा प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? क्या वह आपके हम्बोल्ट, हेटनर, हॉटस्टोन या हर्बर्टसन की बात कर रहे हैं? ये बता देता हूँ, ये MPPSC लेवल के प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि MPPSC में NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे पटवारी की बात करें, MPPSC की बात करें, इसलिए वर्ग 2 के लिए संभावित प्रश्न हो सकता है कि विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन आ चुका है और वह दोस्तों हो जाएगा हर्बर्टसन ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इससे संबंधित भी कई सारे प्रश्न हमारे होते हैं। देखिए, पहले क्या होता था दोस्तों कि पर्यावरण दिवस पर भारत की पूर्व जो प्रधानमंत्री रही हमारी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने भारत के प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था, चिंता उन्होंने किया था।
तो इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम UNEP कहते हैं, इसकी नींव रखी गई थी। और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। तो इंदिरा गांधी की बात आती है, इसमें किसका नाम आता है? इंदिरा गांधी का। प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी रही हैं उनका जिक्र होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र या गंगा की बात करेंगे। सभी लोग बताइए, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक एक आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी प्रश्न को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो हम यहाँ पे किस नदी की बात करेंगे? विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कहलाती है वह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्या वह किलिमंजारो है, विसुवियम है, क्राकाटोवा है या स्ट्राम्बोली है? अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है कि चलिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं एक सपोर्ट के तौर पर। तो यहाँ पे जो दिया गया है किलिमंजारो, किलिमंजारो ये कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका पर है। और एक आता है आपका पोपा, शांत ज्वालामुखी पोपा भी आता है, पोपा म्यांमार का है। और देवमंद भी आता है, देववंद ये कहाँ का है? देवबंद ईरान का है। और एक और आता है, वह आता है चिम्बा राजो। क्या दोस्तों? चिम्बा राजो, ये कहाँ का है? चिम्बा राजो दक्षिण अमेरिका का है। तो यहाँ पे हमारा किलिमंजारो हो जाएगा, ठीक है, जो कि अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित हो जाता है? छात्रों के कौशल के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से। सभी बताइए, मूल्यांकन का संबंधित किससे हो जाता है? तो मूल्यांकन का जो संबंध हो जाता है वह आपके किससे हो जाता है? छात्रों के कौशल के विकास से हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा शिक्षण होना चाहिए, सघन होना चाहिए, एक तरफा, परस्पर संवाद या सरल रूप में होना चाहिए? तो कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा का जो शिक्षण है परस्पर संवाद के रूप में होना चाहिए, क्योंकि संवाद में बातें होती हैं, विद्यार्थी अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है, उनको मौका मिलता है बातें करने का। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन जो फ्लड है यह किससे संबंधित हो जाता है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। और इसके सूत्रधार कौन है? तो जब भी दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड की बात की जाती है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम आता है। किसका नाम आता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहे एवं निकेल या सिलिका एवं लोहा? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसमें जो क्रोड का निर्माण जिन तत्वों द्वारा हुआ है वह तत्व आपका कहलाता है लोहा और निकेल। किसके द्वारा हुआ है? लोहा और निकेल। और क्रोड का निर्माण निफे कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है? निफे। शार्ट रूप में क्या बोला जाता है? निफे बोला जाता है। इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल की प्रमुख परतें, यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है वायुमंडल की प्रमुख परतों से।
इनका क्रम पूछा जाएगा। आरोही में पूछा जा सकता है, अवरोही में भी पूछा जा सकता है। तो पहले सबसे निचला क्रम आता है क्षोभ मंडल का, इसके बाद आता है समताप मंडल का दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मध्य मंडल आता है, आयन मंडल आता है चौथे नंबर पर, बहिर्मंडल कहा जाता है पांचवें नंबर पर। तो वायुमंडल की प्रमुख परतें के बारे में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तीसरा हो गया, चौथा हो गया तापमंडल, पांचवा हो गया वायुमंडल। ठीक है, इनको आपको ध्यान तरीके से अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। जो चीजें बता रहे हैं उनको अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाइएगा मत, क्योंकि एग्जाम में फिर के एग्जाम के बाद पछतावा रह जाता है। तो जो टॉपिक बता रहे हैं उनको टॉपिक को अवश्य रिवीजन कीजिए। अगला लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले आपके किससे संबंधित हो जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो है एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी लोग जानते हैं एनी बेसेंट। उन्होंने पहली बार जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग किस काल को कहा गया है? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या वर्धन काल को कहा गया है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग काल को क्या कहा गया है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग काल को गुप्त काल कहा गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने किया था। और दिल्ली का लाल किला अगर आता है, मोती मस्जिद का तो औरंगजेब ने किया, लेकिन अगर दिल्ली का लाल किला पूछा जाता है या जामा मस्जिद, तो शाहजहां ने किया। जामा मस्जिद आएगा या लाल किला आएगा तो शाहजहां आएगा, लेकिन मोती मस्जिद अगर पूछा जाता है तो वह फिर आपका औरंगजेब आ जाएगा। अगला, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर या आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं सिकंदर लोदी ने जिस नगर की स्थापना की थी वह आपका आगरा है। उसने अपनी राजधानी जो है 1506 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1506 ईस्वी में बनाया था। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी मानी गई है? सभी लोग बताइए। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है तो 3,84,400 किलोमीटर, यानी यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना। पृथ्वी के व्यास का कितना है? 30 गुना है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा कब कर लेती है? चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेती है? 27 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेती है। यह भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या कृष्णा नदी? सभी लोग बताइए। भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी या जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है? वह आपका एस्चुरी बनाती है, डेल्टा न होके एस्चुरी बनाती है। भारत की नर्मदा नदी हो गई,
आपकी तापी नदी हो गई, दामोदर नदियाँ हो गई, ये तीनों क्या है, भ्रंश घाटी प्रवाहित होती है। और नर्मदा और जो तापी नदी है ये कहाँ पर गिरती है, आपके अरब सागर में गिरती है। लेकिन जो आपका दामोदर नदी है, दामोदर नदी क्या होती है, हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर। अगला प्रश्न देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। इसके बाद है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली जो मुकदमे की पैरवी थी उसको करने वाले दल की अध्यक्षता कौन थी, तो वह थे दोस्तों भूला भाई देसाई। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला था, कब चला था, 1945 ईस्वी की बात है। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, टीबी सप्रू, काटजू जैसे वकील भी शामिल थे, लेकिन इस पैनल की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वक्राकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है। कालीबंगा, लोथल, चंदूदड़ो या हड़प्पा की बात करेंगे तो वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है, तो वह कहला जाती है आपके चन्हूदड़ों में। जी हाँ, वक्राकार ईंटें जो है चन्हूदड़ों में से प्राप्त हुई है। और कालीबंग से जोता हुआ खेत, लोथल से गोदीवाड़ा, और हड़प्पा से जो है आपका क्या प्राप्त हुआ है, अन्नागार के साक्ष्य मिले। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया। जी हाँ, पंचायती राज 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम किन राज्यों ने लागू किया था, तो वह थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, पंचायती राज भारत में कब शुरुआत हुई, 1959 में हुई, जिसमें शुरुआत में राजस्थान और आंध्र प्रदेश से की गई थी। बाद में आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी मान्यता दी गई। कानूनी मान्यता किसके द्वारा दी गई, भारत के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या नहीं, है या नहीं। कौन निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो यह निर्णय करने वाले लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर होता है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसका था, तो यह विचार था आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्थिति को बराबर रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करेंगे। अगला है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में 2 सदस्यों का। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति जो है समाज सेवा, साहित्य विज्ञान से हो सकते हैं, कला खेल के विशेष हो सकते हैं, ठीक है, या व्यवहारिक अनुभव वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में कितने, 2 सदस्यों का। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला महावीर का निर्माण जो है आपके धर्मपाल जी ने करवाया था। कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा किस राज्य में है, सभी लोग बताइए, सभी लोग फीडबैक कीजिए। कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा की अगर बात करते हैं, कालीबंगा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं।
और कालीबंगा एक छोटा नगर कहला जाता है। तो ये कहाँ किस राज्य में है? राजस्थान राज्य की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को पदच्युत या पदच्युत कर सकेगा? वह आधार बताइए जो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, और वह आधार है राज्यपाल की पदच्युत के आधार का। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात उसे राष्ट्रपति द्वारा जो है 5 वर्ष के पहले पदच्युत किया जा सकता है, और इसका अधिकार है विषय में संविधान में मौन दिया गया है। इसका अधिकार मौन दिया गया है 156(3) के तहत। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या की बात करेंगे 500। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो वह कहला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 32। अगला है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति कहलाती है? तो सोनालिका आपके गेहूं के फसल की प्रजाति कहलाती है। बाजरा के लिए बीज दर क्या है? तो बाजरा के लिए जो बीज दर होता है वह 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो सिंचाई की टपक सिंचाई विधि में। जी हाँ, टपक सिंचाई विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है, क्योंकि इस विधि में पौधे की जड़ों में बूंद बूंद पानी दिया जाता है, और अक्सर गन्ने की खेती में ऐसा किया जाता है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की जो प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी कहलाती है? कल्ले निकलना। क्या निकलता है? कल्ले निकलना क्रांतिक अवस्था कहलाती है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के लिए दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही इडेफोलॉजी कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर जो है कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इस पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष पर, संसद और न्यायालय की अवमानना या मनहानि के पक्ष पर, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार के पक्ष पर। यानी उपरोक्त सभी आधारों पर जो है, इन तीनों आधारों पर जो है आपके वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तीनों आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला कि कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? देखिए, राज्य सूची में जो विषय आपका उल्लेखित है वह कृषि है, कानून व्यवस्था है, भूमि और राजस्व, लेकिन नागरिकता आपका नहीं। राज्य सूची में नागरिकता आपका नहीं है। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल बताना है। देखिए प्रश्न क्या दिया? अनुपयुक्त दिया गया है। हम प्रश्न को क्या है जल्दबाजी में उपयुक्त समझ लेते हैं कि अरे मुरब्बा किससे बनता है, तो सभी लोगों को जवाब आता है आंवला। बिल्कुल आंवला करिए, लेकिन प्रश्न हम पढ़ते नहीं कि अनुपयुक्त दिया गया है। देखिए आंवला सेब बेल का बनता है, लेकिन आपके संतरा का नहीं बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो जेली में दोस्तों आपके लगभग 65% कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि चित्रकला के तत्व होते हैं। चित्रकला के तत्व कौन होते हैं? तो वर्ण और ज्ञान भी है, पोत एवं अंतराल भी है, और रेखा एवं रूप भी है। तो ये सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। विरोधी रंग कौन से हैं दोस्तों? विरोधी रंग की बात करेंगे।
हरा नीला, नीला बैगनी, पीला लाल। तो लाल और हरा को विरोधी रंग माना गया है। जी हाँ, लाल और हरा रंग को क्या माना गया है? विरोधी रंग माना गया है। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? एम.एफ. हुसैन, अवनींद्रनाथ, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस की बात करेंगे तो आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो वह कहला जाता है अवनींद्रनाथ। जी हाँ दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। कालानुक्रम के अनुसार बताना है। तो कालानुक्रम के अनुसार सही जो हो जाता है, पहला है मुगल शैली, इसके बाद पहाड़ी शैली, इसके बाद कंपनी शैली, इसके बाद बंगाल शैली। सर्वप्रथम में मुगल शैली, अंतिम में बंगाल शैली। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सारंगदेव द्वारा रचित है? सारंगदेव द्वारा रचित जो ग्रंथ कहलाता है वह संगीत रत्नाकर कहलाता है। अगला है आमद शब्द संबंधित है किससे हो जाता है? तबला से, गायन से, नृत्य से या सितार से। तो आमद जो शब्द होता है वह आपके किससे संबंधित हो जाता है? नृत्य से संबंधित हो जाता है। अगला है बंची टाप एक बीमार है। बंची टाप एक बीमार है, क्या वह आम की बीमारी है, लीची की, सेब की या केला की बीमारी है? तो बंची टाप जो एक बीमारी कहलाती है वह हमारी केला की बीमारी कहलाती है, बंची टाप। इसमें केले का रंग लाल लाल हो जाता है, केले में वृद्धि नहीं होती है, केला फट जाता है और खराब हो जाता है। फर्टिगेशन का संबंध किससे होता है? तो फर्टिगेशन का संबंध आपके जल एवं उर्वरक से होता है। किससे होता है फर्टिगेशन? जल एवं उर्वरक देने से होता है। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो भोजन में सबसे अधिक कैलोरी जो है आपकी किसमें होती है? वसा। वसा 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण के लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम अणु में ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? तो जो मांसपेशियां होती हैं वह शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। सिंपल सी बात है। भाई जिम जाते हैं तो पेट भर के तो जाएंगे नहीं, खाली पेट करना चाहिए, जिससे आपके पेट में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भोजन है तो यहाँ वहाँ से दबाव भी अंदर से हो सकता है, इसलिए खाली पेट करना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह कहाँ पर स्थित होता है? केंद्रीय सूचना प्रसरण अंग। यह एक आदेश नियंत्रण तंत्र होता है जिसे हम कपाल कहते हैं। कपाल भांति आपने सुना होगा कि यह व्यायाम होता है, कपाल भांति कीजिए। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है कपाल में स्थित होता है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1871 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ? तो 1871 की बात करते हैं, यानी लगभग 144-45 साल पहले की बात कर रहे हैं। और काफ़ी बार ये पूछा गया है। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यह गेम खेला गया था। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला हुआ है? जी हाँ, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? जी हाँ, उस खेल का नाम बताइए।
बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे बैडमिंटन की, यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? जो ओलंपिक का ध्वज होता है उसमें कितने चक्र होते हैं? दोस्तों इसमें टोटल 5 चक्र होते हैं और अलग अलग रंग के होते हैं। नीला रंग का होता है, पीला रंग का होता है, काला रंग का होता है, हरा रंग का होता है और लाल रंग का होता है। और एक रिंग एक सफेद पृष्ठभूमि पर एक दूसरे के साथ जो है जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 जो होते हैं वह कोर्ट होता है और 5 खिलाड़ी जो होते हैं वह आपके रिजर्व खिलाड़ी होते हैं। 7 कोर्ट होते हैं और 5 खिलाड़ी जो होते हैं वह आपके रिजर्व हो कहलाते हैं। तो कबड्डी में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं। 7 जो कोर्ट मतलब विरोधी टीम के साथ खेलते हैं और 5 खिलाड़ी जो है रिजर्व रखा जाता है। और कबड्डी का मैच आमतौर पर जो है दोस्तों 40 मिनट का होता है। प्रत्येक 20 मिनट में एक बीच में क्या होता है, टाइम आउट होता है। 20-20 मिनट के 2 होते हैं और सिक्के के टास्क के साथ होती है। विजेता जो टास्क जीतता है वह पहले रेड करना चाहता है या डिफेंड करना चाहता है, वो उसका होता है। जैसे क्रिकेट में कि कौन बैटिंग करेगा फील्डिंग करेगा, उसमें भी कबड्डी में रेड और डिफेंड होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि राग पीलू किस वर्ग में आता है? शुद्ध, संकीर्ण या ए व बी दोनों या किसी में नहीं? राग पीलू किस वर्ग में आता है? एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। तो राग पीलू को अगर बात करते हैं तो संकीर्ण की बात की जाती है। इसके बाद 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसका उपनाम गलत है? वाजिद अली अख्तर पिया, सामता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज, महबूबा खां दरस पिया, इनायत हुसैन प्राण पिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसका उपनाम जो है गलत है? इनायत हुसैन का प्राण पिया। यानी कि ये भी हमसे बनना चाहिए कि इनायत हुसैन का उपनाम है। उस्ताद इनायत हुसैन खान एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे और इनके उपनाम की अगर बात करते हैं तो ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि इनका उपनाम क्या था। बाकी वाजिद अली का उपनाम अख्तर पिया था, सामता प्रसाद मिश्र का उपनाम गुदई महाराज था, महबूब खां का उपनाम दरस पिया था। लेकिन इनायत हुसैन का उपनाम कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया, फीडबैक किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। डेली आपके प्रैक्टिस सेट चल रही है, 11:30 में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाती है। तो चैनल को विजिट कीजिए, वीडियोज ऑप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट का, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।